नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल, जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। तो हम समझते हैं हमारा सौर मंडल है क्या। एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह क्या है? तो सूर्य है। और सूर्य क्या होता है? सबसे बड़ा होता है और उसी का यह परिवार होता है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के भी परिवार हैं। स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करते हैं और गोविंद भी पिताजी के साथ अंदर जाता है। अब हम समझेंगे सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। तो सूर्य तो सौर परिवार का मुखिया होता ही है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। सभी हम लोग तारामंडल और सौर मंडल की सैर पर चलेंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और रात का समय हो गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या हुआ? ये तो दिन में ही रात हो गई। तभी आवाज गूंज उठी, आइए आइए, सौर मंडल के मुखिया से मिलिए। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो ताली भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सूर्य सौर परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। यह परिवार का सबसे बड़ा व प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की तरह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे सौर प्रज्वल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद मानते हैं तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। आइए अब हम ग्रहों के परिचय करते हैं। आखिर ग्रह क्या है? सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा, जो आकार में सूर्य से बहुत छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा। बच्चा में उत्सुकता होता है, वो पूछता है पिताजी से, क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होती है और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध। देखिए यहाँ सूर्य है, सूर्य के बगल में कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? देखिए देखिए, कौन सा ग्रह है पृथ्वी के बाद? तो पृथ्वी के बाद बृहस्पति है यहाँ, उसके बाद शनि है, उसके बाद है वरुण और तब है अरुण। यही है 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब 8 ही ग्रह है। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है
वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह यहाँ पर देखिए बुध है। कौन सा है? निकट ग्रह है। और कहा भी जाता है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन है? तो बुध है। तीर का निशान अब लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो कौन है? मंगल। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ पर देखिए ड्राइंग में आपको बताया गया है। गोविंद के पिताजी ने कहा गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूमते हैं। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजती है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा है और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और सब उसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को देखकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिनकी गणना पहले ग्रह में होती थी, अब वह बौने ग्रह, जिसको हम क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में जानते हैं। आसमान में अब तारे टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदलता है। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगते हैं। गोविंद देखकर दंग है। तभी आवाज़ गूंजती है, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इससे कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी तो एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में भी पहुंच जाता है। जिसकी प्रकाश की गति है, पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश पहले नज़दीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? तो 4 वर्ष। पृथ्वी हमारा घर है। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा चलिए अब अपनी धरती पर चलते हैं। गोविंद चौंका, अरे यह हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरती है, उसमें कई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उद्घोषक ने बताया यह हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। यह एक मात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पूरी 8 ग्रहों में किस पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ जल जीवन के लिए आवश्यक है। गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है? तो नीली नजर आती है। आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है? तो नीली। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है तथा सूर्य की सतह से नीले रंग का परिवर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी पर 71% भूभाग में जल से घिरा हुआ है तथा मात्र 29% स्थल, अतएव जलीय भाग से अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला ग्रह दिखाई देता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोले पिंड घूमते नजर आए। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंज रही थी, चांद है यह तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी का लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर ही एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह पृथ्वी में
से बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों में तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के पास कितने हैं? तो 63। शनि के पास 62 उपग्रह हैं और बुध और शुक्र को कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुध और शुक्र को कोई उपग्रह है, तो बोलिएगा नहीं। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी अब किससे प्रकाश लेते हैं? तो सूर्य से लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए। इसी के साथ उद्घोषक ने दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टि से समझाना और जाना चाहिए कि परंपरागत व अंधविश्वासों से सो समाप्त हुआ। सभी लोग बाहर निकलते हैं। गोविंद उत्साहपूर्वक पूछता है, आज मैंने कई बातें सीखी है। उनके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। किसके बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलवादियों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ग्रस ऋषर है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सीरस है। कौन सा है? सीरस है। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये घूर्णन करता है, तो हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी आकाश में टूटे गिरे हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड टूटते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। जो ऊपर से गिरते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या होते हैं? पत्थर के टुकड़ों से बने होते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उसके परिधि में जब आता है तो गर्मी से वह जल जाता है। कई बार उल्का पिंड पूरी तरह नहीं जले हुए पृथ्वी पर गिर जाता है और वहां पर क्या बना देता है? गड्ढा बना देता है। आकाशगंगा तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारे फैली होती हैं। चौड़े सफ़ेद चमकदार पट्टी होती हैं। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की जाती है। इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि तारा का समूह। अब देखते हैं यहाँ पर सप्तऋषि तारा क्या होता है। तो सप्तऋषि तारा गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि तारा भी कहा जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया जो इस प्रकार हैं: ऋतु, पुलह, पुलस्त, अस्त्री, वशिष्ठ, अंगिरा व मर्ची। यूनानी ग्रंथों में इससे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिलियन, एंटा और जेटा कहा जाता है। ऋतु व पुलक को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होती है और उत्तर दिशा में जो तारा उगता है उसको हम उत्तरी ध्रुव का तारा कहते हैं। अब देखिए, ध्रुव तारा आखिर है क्या? यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के ऊपरी अक्ष में अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों
हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव ताराओं की ऊंचाई इतनी डिग्री होती है, उस स्थान पर अक्षांश भी उतना ही डिग्री होता है। यह हमेशा उत्तरी दिशाओं को दिखाता है, इसीलिए इसे प्राचीन काल में नाविकों के समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या कितनी है? 12 है। इसमें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे वे किसी न किसी आकृति के नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है और जिसकी संख्या 27 है। आपसे पूछा जाता है कि तारों का समुदाय है जिसकी संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल या नक्षत्र भी कहते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसा, पुष्पा, अश्लेषा, मध्या, पूर्व फागुन, उत्तरी फागुन, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तराषाढ़, सावन, घनिष्ठता और सती, भीषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद व रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का अनुमान भारतीय ज्योतिष की बहुत बड़ी परंपराओं का एक भाग था। आज गोविंद को ब्रह्मांड के विशाल व रहस्य का पता लगा, उसे नई नई जानकारी प्राप्त हुई। इसी प्रकार आप हमारा सौरमंडल जो कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, मैंने आपके सामने यह प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।